नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां महादेव सट्टा ऐप को लेकर एक बार फिर सियासी पारा उफान पर है। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग फिर जोर पकड़ने लगी। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में ओपीएस और एनपीएस के बाद यूपीएस स्कीम लाने की घोषणा की है। यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना। केंद्र सरकार ने यह योजना उन कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए लेकर आई है जो एनपीएस के दायरे में आते थे, क्योंकि एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारी लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू करने की मांग कर रहे थे। ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिल पाएगा जो न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आते हैं। हालांकि यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी फिर से एनपीएस का लाभ नहीं ले पाएंगे, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल है। अब सारा दारोमदार उन राज्यों के ऊपर डाल दिया गया है जो यूपीएस को लागू करना चाहते हैं, अर्थात राज्यों के खजाने पर दो तरफा असर पड़ेगा। उधर छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने महादेव ऐप में हुए महाघोटाले की जांच सीबीआई को क्या सौंपी। पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि शायद सरकार को अपने ही पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए सीबीआई को जांच सौंपी गई है। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि इस प्रकरण में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, इसलिए केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपना जरूरी हो गया था। आपको बता दें कि महादेव ऐप के जरिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए के हुए इस फर्जीवाड़े का मुद्दा विधानसभा चुनाव के दौरान काफी गर्म था और उस समय विपक्ष में रही भाजपा ने भूपेश सरकार को इस मुद्दे पर जमकर घेरा भी था। बहरहाल आज हम इन्हीं दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां महादेव की माया पर चर्चा होगी। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव वेटिंग ऐप मामले में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इस मामले की जांच अब सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी सीबीआई से कराने का फैसला किया है। इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस पर विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार को अपनी एजेंसियों पर ही भरोसा नहीं है, अपना पल्ला झाड़ने के लिए सीबीआई को केस रेफर कर रही है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप फिर चर्चाओं में, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया है। पिछले 16 महीनों में ईडी महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच कर रही थी, जिसमें कई प्रमुख हस्तियां, जिनमें पूर्व कांग्रेस नेताओं, राज्य पुलिस अधिकारी और सट्टे के प्रमुख प्रमोटरों के साथ कई लोगों के संबंध उजागर हुए हैं। यह बिरनपुर हिंसा और सीजीपीएससी घोटालों के बाद पिछले 9 महीने में छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार की ओर से सीबीआई को सौंपा गया तीसरा प्रमुख मामला है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 400 से ज्यादा आरोपियों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने घोषणा की है कि अब यह मामला सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में है, जो विदेश से कथित रूप से संचालित होने वाले मास्टरमाइंड की जांच करेगी। ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, एक प्रदेश से बढ़कर के अनेक प्रदेशों का विषय हो गया था। कुछ मुखिया ऐसे सुनने में आता है कि वो कहीं विदेश में रहते हैं। इन सारे विषयों को लेकर के अब ये निर्णय किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि ये सारे प्रकरण सीबीआई को सौंप दिए गए। महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच सीबीआई से कराने के राज्य सरकार के फैसले से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को सरकार पर तंज कसने का मौका मिल गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि जब से विष्णुदेव साय सरकार बनी है, तब से जितने भी प्रकरण हैं, सब केंद्रीय एजेंसियों को दिए जा रहे हैं। जब केंद्रीय एजेंसी काम करेंगी तो राज्य की एजेंसी क्या करेंगे? विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है, तब से देखा जा रहा है कि जितने भी प्रकरण है सब सेंट्रल एजेंसी को भेजने का, चाहे वो महादेव का है या कोई भी प्रकरण है। महादेव सट्टा ऐप पर तत्कालीन कांग्रेस शासनकाल में कार्रवाई शुरू की गई थी, जो अभी भी जारी है। प्रदेश की अलग अलग थानों में इससे संबंधित 70 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। ईडब्ल्यूएस के साथ ही सेबी भी इसकी जांच कर रही है। प्रदेश की सत्ता परिवर्तन में महादेव सट्टा ऐप की बड़ी भूमिका मानी जाती है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बावजूद महादेव सट्टा बदस्तूर जारी है। अब देखना होगा कि सीबीआई इस पर कब तक लगाम लगा पाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुनील चौधरी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं और स्वराज एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, पहले आपसे ही सवाल है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। सुनील जी, बाकायदे वहां ईओडब्ल्यू से लेके सभी आपकी जो जांच एजेंसी राज्य की हैं वो जांच कर रही थी, उसके बाद सीबीआई को क्या आपको अपनी, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, अपनी जांच एजेंसी जो राज्य की हैं उन पे भरोसा नहीं रहा? जी राम राम, जी। जय महाराज छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के विषय में मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को सीबीआई, ईडी या कोई भी जांच एजेंसी हो, चाहे सुरक्षा बल हो, उस पर तो उनको भरोसा नहीं है। और कांग्रेस को डर सताता है कि कहीं जांच बड़े स्तर पे हो जाएगी तो उनकी पोल पट्टी खुल न जाए, क्योंकि कांग्रेस को सबसे ज्यादा डर सता रहा है पूर्ववर्ती जो 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार चली है, उसका कहीं उसकी पोल पट्टी जो है और उसका सच जो है सामने ना आ जाए, तो यही तो भय है। अब रही महादेव सट्टा के विषय की बात, नहीं, तो ये भय जो उनको है तो आप राज्य सरकार की एजेंसियों से वो भय पैदा कर सकते थे। जुड़ा हुआ है, आप राज्य सरकार की एजेंसियों से भी वो भय पैदा कर सकते थे ना। राज्य सरकार की एजेंसी क्या उनको नहीं खोल सकती थी उनकी पोल? नहीं, भय पैदा करने के लिए नहीं है। कानून का शासन हो, विधि का शासन हो, न्याय हो, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुए हैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, यह महत्वपूर्ण विषय है। भय पैदा करने का कहीं विषय ही नहीं है। देखिए, महत्वपूर्ण विषय यह है कि यह इंटरनेशनल सर्वर से जुड़ा मामला है। इसमें 70 से ज्यादा एफआईआर है जी, विभिन्न प्रदेशों में इसकी एफआईआर है और विदेशों तक के इसके तार जुड़े हुए हैं। और राज्य की जो एजेंसी है वो तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन चूंकि सीबीआई का दायरा एक बड़ा है, विस्तृत है, और इसीलिए विस्तृत रूप से भी जांच हो जाए और ज्यादा संसाधन का उपयोग भी हो जाए, और जो भ्रष्टाचारी है उनको पकड़ने के लिए जो भी करना पड़े। केवल ये मामला नहीं है, इसके अलावा और किसी एजेंसी से और किसी मामले की जांच कराने की आवश्यकता होगी, भारतीय जनता पार्टी कराएगी। भाई, ये जो महादेव सट्टा के, महादेव ऐप के नाम पे छत्तीसगढ़ के नौजवानों को जुए की, सट्टे की लत लगा करके ये गांधी परिवार की तिजोरी भरने का काम पिछली सरकार कर रही थी। तो हम तो शुरू से कहते आए हैं कि इसमें पूर्ववर्ती सरकार और मुख्यमंत्री जी का नाम है, बड़े बड़े अधिकारियों के भी नाम है, और वो धीरे धीरे बातें स्पष्ट हो रही है। देखिए, आगे जाकर के और मामला समझ में आएगा। 508 करोड़ जो बघेल साहब को छोड़ देना या दिया गया, ये सारी बातें हैं। वॉइस का मैसेज आप देखे होंगे, वो भी चला, वीडियोस जारी हुए हैं, सारे उसमें तथ्य भी हैं, सारे सबूत भी उसमें समझ में आ रहे हैं। लेकिन फिर भी दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, और दोषी को कहीं छोड़ना नहीं है, दोषी को छोड़ना नहीं है। चुनाव के लिए भी पैसे दिए गए, और लगातार ये आरोप एक और लगाते हैं, मैं उस विषय पर भी स्पष्टीकरण दे दूं। ये कहते हैं कि आपने बंद क्यों नहीं किया? अगर आप चाहते तो केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, महादेव ऐप को बंद क्यों नहीं किया? तो लगभग इंटरनेशनल सर्वर से 300 साढ़े 300 नामों से ये लोग उस पर काम करते हैं। आप एक बंद करेंगे, ये दूसरा चालू करेंगे, तीसरा चालू करेंगे, इस प्रकार से करते रहेंगे। इसका सबसे बड़ा समाधान है कि इसके सरगनाओं को पकड़ना और उसको जेल के अंदर में डालना। अब दूसरा इसी पे एक प्रश्न और है, मैं अंतिम पूछना चाहता हूं कि भैया, बंद करने के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता भूपेश बघेल सरकार को थी, तो क्या उन्होंने लिखा था क्या पत्र? उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में चुनाव के अंतिम दिन तक पत्र नहीं लिखा कि इसको बंद किया जाए या इसके बारे में कुछ किया जाए। ये भूपेश बघेल सरकार की जो है असलियत है, ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती थी, और इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता का जनादेश कांग्रेस के खिलाफ गया। जी, चलिए, कांग्रेस के खिलाफ गया सत्यप्रकाश जी। सिर्फ महादेव ऐप घोटाले के चक्कर में लेकर के, जैसा कि हमारे चौधरी साहब कह रहे हैं, आपकी सरकार चली गई। अब आपसे ही सवाल है कि अगर, जैसा कि उन्होंने कहा कि दायरा बड़ा है, विदेशों में भी इसके संचालनकर्ता कुछ विदेशों में भी हैं, तो राज्य की एजेंसी आप क्या मानते हैं कि वो विदेशों में भी जाके जांच कर पाएगी या सीबीआई ज्यादा बेहतर जांच कर लेती? तो इस समय विपक्ष ये मुद्दा क्यों उठा रही है कि सीबीआई को नहीं देना चाहिए? जांच होने दीजिए, जो गलत होगा वो गलत होगा।
चुनाव के दौरान एक प्रोपेगेंडा बना महादेव सट्टा ऐप को जी। लेके। ईडी की जांच हुई, उसमें कुछ नहीं निकला। ईओडब्ल्यू की जांच हुई, उसमें कुछ नहीं निकला। अब सीबीआई आ रही है। हम तो बोलते सीबीआई का एफबीआई भी ले आई है। अगर कुछ गलत हुआ जैसा आप बोल रहे हैं या गलत किसी ने किया है, उस पर जरूर जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मगर सवाल है बहुत सारे। देखिए, जब चुनाव के दौरान में जिन्होंने हम पे आरोप लगाए थे, तब भी हमने बीजेपी से और केंद्र सरकार से कुछ सवाल किए थे। वो आज भी वैसे के वैसे खड़े कि भाई आप बात करते नहीं जांच की, तो जांच क्या? वो आपके पूर्व विधायक जिनके साथी जिनकी तस्वीरें वायरल हुई थी, उनके ऊपर जांच होगी क्या? सीबीआई जांच करेगी क्या? आपके पूर्व राज्यपाल और प्रदेश के बड़े नेता है, उनके घर के अंदर प्रमोटर की तस्वीरें वायरल हुई थी, क्या उनके ऊपर जांच होगी क्या? क्या एक पूर्व सांसद जो आपके गद्दावर यहाँ के नेता उनके बेटे हैं, वो विदेशों में क्यों बहुत उस दौरान गए थे जब महादेव सट्टा ऐप इतना जो चलन में था, क्या उनकी जांच होगी क्या? वो ईडी ने जो गाड़ी जब्त की थी होटल के बाहर, वो गाड़ी नंबर आज भी सबके पास है और आप गूगल कीजिए तो बहुत आराम से निकलता है कि गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। वो गाड़ी रजिस्टर्ड है इनके विधायक पूर्व मंत्री के भाई के नाम पे। आज तक एक नोटिस तक नहीं गया, जांच और पूछताछ छोड़ दीजिए आप, तो क्या उनके ऊपर जांच होगी क्या? तो बात वही है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विद्वेष निकालने के लिए ये किया गया था। देखिए, हमारी सरकार थी, ये पूरे छत्तीसगढ़ की बात छोड़ दीजिए, पूरे देश की मैं बात करना चाहूं। पूरे देश में कोई राज्य की सरकार थी जिसने जांच पे की, वो छत्तीसगढ़ सरकार थी। लगभग हमने 70 से ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड किए, लगभग 500 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई, 90 से ज्यादा लैपटॉप पकड़े गए, 16 करोड़ से ज्यादा जो अकाउंट पैसे थे वो सीज किए गए। छत्तीसगढ़ पुलिस यूपी तक गई, उल्टा यूपी पुलिस ने आपराधिक केस दर्ज कर दिया छत्तीसगढ़ पुलिस के ऊपर। तो हमने तो कार्रवाई की। तो आप उसी जो चीजें थी जो 70 एफआईआर चल रहे थे या जो पुलिस जांच कर रही थी, उसी को आगे बढ़ा लीजिए। समस्या क्या है? हम तो मना थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो खुद इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। जो आपने जितनी भी बातें कही कि इसमें जांच होगी क्या, आपने बैन क्यों नहीं? आपने जिनके भी नाम लिए हैं, जिनकी भी बात कही है, पूर्व सांसद हो या बीजेपी से और जुड़े लोग हो, उनकी जांच सीबीआई सबकी जांच कर लेगी। तो आपके लिए और बेहतर है ना। नहीं, वही तो पाठी जी, वही तो मैं बोलना चाह रहा हूं ना। ईडी ने गाड़ी जब्त की, इनके नेता के नाम पे रजिस्टर्ड है, तो ईडी भी तो केंद्र एजेंसी है ना। तो आप कैसे बात सकते हैं कि सीबीआई भी करेगी जांच? वही तो आप पूछना चाहते हैं कि जांच होगी कि नहीं होगी। देखिए, एक चीज त्रिपाठी जी बोलना चाहूंगा कि ये केंद्र की सरकार हो पूरा इसको संरक्षण देती है। आप देखिए, इस तरह के बहुत सारे ऐप चल रहे हैं भारत देश में, हर किसी को पता है। उससे इनकम टैक्स ले रही है, उनसे 28% जीएसटी ले रही है, और इस तरह के ऐप को संरक्षण देने के लिए क्या क्या चीज कहां से ले रही होगी वो तो अलग बात है। इसलिए हम बोले कि इसको कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जा रहा है। आप चाइनीज ऐपों को 11-12 ऐपों को बैन करके आप अपनी पीठ थपथपाते हैं। ये बात कर रहे हैं 300 ऐप ऐसे हैं, ये है वो, तो ये आप साफ दिख रहा है कि आपका कहीं ना कहीं फेलियर है। आप मानते हैं कि हम फेल हो रहे हैं, कि हम ऐपों को बंद नहीं कर पा रहे, ये खुद मान रहे हैं ये चीज, इसलिए बोले। और ये भूपेश बघेल की बात करें, भूपेश बघेल जी के दबाव की वजह से गूगल प्ले स्टोर से महादेव ऐप हटा था। इनको जानकारी होनी चाहिए, पहले गूगल प्ले स्टोर में भी था वो, मगर हमारी सरकार के दबाव की वजह से गूगल प्ले स्टोर से हटा था। तो हमने तो कार्रवाइयां की, लोगों को अरेस्ट किया, हर चीजें की, उल्टे हमारे ऊपर आ गए। अब आइए ना, सीबीआई जांच कीजिए, एफबीआई जांच कीजिए, जो जांच करना कीजिए। ये सब पूरी देश प्रदेश की जनता जानती है। आपने प्रोपेगेंडा उस समय विधानसभा चुनाव के लिए किया था, और अब सीबीआई आ रही है नगर निगम चुनाव के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इमेज है। 7 महीने की सरकार में कितने लोग आपने गिरफ्तार किया, कितने लोग आपने अंदर कर दिया, ये बता दें। तो सिर्फ प्रोपेगेंडा बनाएगा। ईडी को कुछ नहीं मिला, ईओडब्ल्यू को कुछ नहीं मिला, तो अब नया सीबीआई ले आया। अरे सीबीआई ले जिसको लेके ले आइए, मगर जनता जानती है कि केंद्र में बैठी 11 साल की सरकार कहीं ना कहीं इसको संरक्षण दे रही है। क्यों नहीं? आप जब एक झटके में 11-12 चाइनीज ऐप बैन कर सकते हैं, तो एक महादेव सट्टा ऐप क्यों नहीं बैन कर सकते हैं? आप जब बात करते हैं कि भाई 56 इंच का सीना चौड़ा करके, तो आप चाइना से या बाहर जो भी बैठा हुआ है उसको पकड़ के क्यों नहीं लेके आ पा रहे? तो ये दिखता है कि सिर्फ राजनीतिक विद्वेष है, और कहीं ना कहीं संरक्षण देगा हम केंद्र सरकार कर रही है इसको। और ये बात कर रहे थे कि पैसे देने की बात ही नहीं की, उसका भी देते हो। असीम दास जिसने बोला कि हाँ मैंने पैसे, मगर सुप्रीम कोर्ट में, माफ कीजिए, कोर्ट में जब वो गया तो उसने बोला कि इंग्लिश में लिखा हुआ था, मेरे से दबाव बन के सिग्नेचर कराया गया। इंग्लिश तो मेरे को जी बसंत अग्रवाल से निवेदन, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया था। इसलिए बोल रहे हैं आप जांच कीजिए, मगर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो तमाम नाम आ रहे हैं, जो हमने भी आरोप लगाए, उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, मगर अब तक दिखा नहीं है, मगर दिखना चाहिए। तो चलिए, जांच तो होने दीजिए, सीबीआई जांच करेगी। अगर उन पे जांच नहीं कर रही तब ये सवाल उठाना चाहिए। हम आपके पास आते हैं, बाबूलाल जी हमारे साथ हैं। बाबूलाल जी, आखिर खैर महादेव ऐप इतने दिन तक चला, 6000 करोड़ का जिस तरह से हमारे पास आंकड़े हैं कि हेरा फेरी हुई, इन सब के बाद जरूरत क्या पड़ रही है साव सरकार को सीबीआई को देने के लिए? जैसा कि कह रहे हैं कि दायरा बड़ा है, सीबीआई को देंगे, विदेशों में भी कुछ लोग संचालित करने वाले हैं, वहां भी हो सकेगी, लेकिन एमपी
छत्तीसगढ़ पीएससी की भी जांच दी है, वो तो वहीं की एजेंसी कर सकती थी। आखिर सीबीआई पे ही क्यों भरोसा है पूरी तरह से साव सरकार को? देखिए, सुनील चौधरी ने एक बात बहुत बड़ी की है, उसके अंदर में सारी बातें छिपी हुई है जी कि जांच की जरूरत कहाँ है, जांच की जरूरत कहाँ नहीं है। जी उन्होंने कहा कि कई प्रकार की लाइनें हैं, हम एक लाइन बंद करेंगे दूसरी लाइन से चालू हो जाएगा, जी दूसरी लाइन बंद करेंगे तीसरी लाइन से चालू हो जाएगा। मतलब साफ है कि सरकारें कोशिश कर सकती हैं, पर इस बात को बंद नहीं कर सकती महादेव ऐप को। महादेव ऐप ने जो अपना स्लोगन लिखा उसको आप ध्यान से पढ़िए ना, जी किंग ऑफ द ऑनलाइन वर्ल्ड, दुनिया का ऑनलाइन वर्ल्ड का वो जो है राजा है जी। अब आप वो राजा घोषित कर चुका, सरकारें उसका क्या कर लेंगी मुझे पहले ही बताइए। वर्तमान में भी महादेव ऐप सट्टा चल रहा है, पिछली सरकार में भी चल रहा था, पिछली सरकार ने भी कार्रवाइयां की, अब ये सरकार भी कार्रवाइयां कर रही है, अखबारों में खूब छप रहा है। जी मुझे ये बताइए, जब सरकारें असफल हैं, साफ स्वीकार कर रहे हैं सुनील चौधरी जी कि कुछ किया नहीं जा सकता, एक की जगह दूसरी लाइन चालू हो जाती है, तो पिछली सरकार के समय कौन सी गलती हो गई? आप भी बंद करेंगे दूसरे से चालू कर लेगा, दूसरे से तीसरे से चालू कर लेगा। पिछली सरकार में भी बंद करने का प्रयास किया, दूसरी लाइन से चालू कर दिया, उन्होंने भी बंदिश लगाने का प्रयास किया, गिरफ्तारियां उस वक्त भी हुई। अब मुझे ये बताइए त्रिपाठी जी, 400 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है अभी तक, उसके बाद भी सट्टे में कोई कमी एक नए पैसे की नहीं आई, उसी स्पीड में चल रहा है। तो आखिर इसका धंधे का जो है स्रोत क्या है? दुबई में 3 लोगों का नाम लिया जाता है, क्या 3 की जगह 30 नहीं हो सकते? क्या 30 की जगह 3 नहीं हो सकते? चलाने वाले संचालक अलग अलग देशों में नहीं हो सकते? तो आखिर इसका अंत क्या होगा? इंटरनेशनल जांच का मसला है, ठीक है, सीबीआई को दिया, कोई बुरी बात नहीं है, वो प्रदेश देश के अंदर में बहुत से राज्यों में देख लेगी कहाँ क्या है, लेकिन जब स्वयं स्वीकार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसका कोई इलाज नहीं है, एक लाइन बंद करो दूसरी लाइन से चालू कर रहे, तो इसमें विचार इस बात का करना चाहिए कि सीबीआई जांच करेगी तो सिर्फ पिछली सरकार की जांच करेगी क्या, या पिछली सरकार में जिन लोगों पे आरोप लगा था, बड़े बड़े नेताओं का नाम आया था, सिर्फ उनकी ही जांच करेगी क्या? ये स्पष्ट होना चाहिए कि जांच का दायरा उनका क्या होगा। जी नहीं, सत्यप्रकाश जी कुछ इशारा कर रहे हैं दूसरी पार्टी के, कांग्रेस के अलावा के भी कुछ बड़े बड़े नेताओं, हमें लगता है वो भाजपा से जुड़े हैं, उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं। स्थानीय होगा ना, वो भी तो स्थानीय होगा जी। मैं तो कह रहा हूँ ये तो दुनिया में फैली हुई है ना, मामला तो दुनिया में फैला हुआ है, पूरे देश के कई राज्यों में फैला हुआ है, तो उसका जो है कैसे किस तरीके से जो है, और ऑनलाइन सट्टा है ये, ऑनलाइन सट्टे में आपको बहुत से लोगों से सपोर्ट लेना पड़ेगा, बहुत सी जगहों पे आप उसको सट्टे को किस तरह लाइन बंद कर सकते हैं उसका प्रयास सरकारों के तरफ से करना पड़ेगा, और उसके लिए केंद्र सरकार को आगे आना पड़ेगा। इंटरनेशनल मामला है, इंटरनेशनल अगर मान लीजिए गूगल से जरूरत पड़े आपको, या ऑनलाइन सट्टे को खत्म करने के लिए कंपनियों को जरूरत पड़े, केंद्र सरकार ही तो उसको कर पाएगी ना, स्टेट गवर्नमेंट कैसे कर पाएगी? स्टेट गवर्नमेंट में सीबीआई की जांच करा सकती है, ठीक है, वो लोकल जांच कर लेगी, 4 नेताओं का नाम ले लेगी, उनको गिरफ्तार कर लेगी, पूरा राजनीतिक माहौल बन जाएगा, बस यही होगा। जी अजय जी, आपकी इसमें एक टिप्पणी चाहिए, तो बड़ी समस्या है, बंद ही नहीं हुआ और ऐसी स्थिति। देखिए जी जो बात कह रहे हैं, मुद्दा अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ कि सीबीआई के पास जो तमाम बिंदु होंगे जांच वो क्या होंगे। जी कई बार जो कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, कांग्रेस की जो दहशत होगी या कांग्रेस का जो एजेंडा होगा, ये लग रहा होगा कई बार ऐसी सरकारें जब जांच कराती हैं सीबीआई से, तो पिछली सरकार ने या विपक्ष में बैठे लोगों ने क्या किया है, सिर्फ उस पर टारगेट रहता है। जो काम चल रहा है उस काम की गति वैसे की वैसी चलती रहती है, सिर्फ पिछली सरकार ने कहा उसको कैसे उलझाना है। ये अगर सीबीआई उसकी बजाय अगर पूरे मामले की जांच करेगी, तो मुझे लग रहा है कि चूंकि ईडी उस मामले की जांच कर चुकी है, इसमें जो क्योंकि पैसे का मामला तो ईडी ने जांच करती है, ईओडब्ल्यू ने जांच की है, तो सीबीआई जांच कर लेगी, पर टेक्निकली इसमें अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि होने का पाएगा। मुख्य मुद्दा जो आखिरी में जो समझ में आया मुझे इन सब की चर्चा से, जो बाबूलाल जी ने बात कही कि सीबीआई का एजेंडा एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम सिर्फ विपक्ष को टारगेट नहीं करेंगे, पूरे मामले की जांच करेंगे, तब शायद इसका कोई बढ़िया रिजल्ट आ पाएगा। चरण चौधरी जी, जैसा कि बाबूलाल जी ने कहा है कि क्या पिछली सरकार के समय जो हुआ है वही जांच करेंगे, पूरी जांच करेंगे, लेकिन चूंकि महादेव ऑनलाइन सट्टा जो चल रहा है वो बंद नहीं, पहले तो मुझे लगता है कि सीबीआई जांच करे कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं, ये बात की बात है, पहले इसको किस तरह से बंद किया जाए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है।
जी देखिए, मैंने बहुत स्पष्टता से इस बात कहा और वो उसको और मैं टेक्निकली जो बातें हैं उसको मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इंटरनेशनल सर्वर का मामला है। इसमें 350 से ज्यादा प्लेटफॉर्म को ये लोग यूज करते हैं। आप आज एक नाम से बंद करेंगे, वो कल दूसरे नाम से चलाएंगे, तीसरे नाम से चलाएंगे, चौथे नाम से चलाएंगे। चूंकि वो इंटरनेशनल मामला है तो इंटरनेशनल मामले को लेकर के अब वो दुबई में बैठा हुआ व्यक्ति है, अब उसको छत्तीसगढ़ की जांच एजेंसी की किस हद तक अब मान लो उनको कहीं जाकर के मध्य प्रदेश में किसी को पकड़ना है तो यहां से एक टीम जाएगी, फिर वो वहां कोऑर्डिनेट करेगी, पकड़ेगी। मान लो किसी को जाकर के उत्तर प्रदेश से पकड़ना है तो पकड़ेगी। लेकिन सीबीआई का दायरा विस्तृत है, सभी जगह में उनकी टीमें हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास संसाधन है और उसके कारण जांच जो है वो विस्तृत रूप से होगी। देखिए, बाबूलाल भैया एक बहुत अच्छा प्रश्न उठा रहे थे कि जांच का दायरा कैसा होगा। निश्चित रूप से विस्तृत दायरा होगा। जो भी इससे संबंधित लोग हैं, जिन जिन विषयों पर चाहे हम विपक्ष में रहते हुए बात उठाते रहे हो या अभी कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए कोई बात उठा रही है, वो सारे बिंदुओं पर जांच। जी कैसे होगा? लोगों को न्याय पर, कानून व्यवस्था पर वो विश्वास कैसे होगा? तो तभी होगा। जांच एजेंसियों पर विश्वास कैसे होगा? तो वो तभी होगा जब दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो जो दोषी लोग हैं उसको नहीं छोड़ना है, ये बात तो स्पष्ट है। और जिस भी एजेंसी से छत्तीसगढ़ हो वहां भ्रष्टाचार हुआ हो, चाहे पूर्ववर्ती सरकार में भ्रष्टाचार की जो लड़ियां बनी हुई थी उनमें किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में जैसी भी जांच की आवश्यकता होगी और लोगों को पकड़ना अंतिम लक्ष्य, उसको बंद करना। और जो यहाँ की गाढ़ी कमाई को लूट करके खाने वाले लोग हैं, युवाओं को महादेव के नाम पर सट्टा खिलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है। चाहे वो कितना भी रसूखदार हो, कितने बड़े भी पद में रहा हो, चाहे वो सरकार के पद में रहा हो, चाहे वो प्रशासनिक पदों में रहा हो। देखिए, सत्य प्रकाश जी ने बहुत सारे नाम लिए, उनपे भी थोड़ा चर्चा कर लें। सत्य प्रकाश जी ने बहुत सारे नाम लिए हैं, समझ में आती है। सत्य प्रकाश जी बहुत सारे नाम लिए हैं और उन्होंने नाम के साथ नाम नहीं लिया है, उन्होंने परोक्ष रूप से इशारा किया है और कहा है कि क्या उनकी भी जांच होगी। तो हम चाहेंगे कि आप उसको भी एश्योर कर दीजिए कि हाँ उनकी भी जांच होगी। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, देखिए राजनीतिक रूप से काम करने वाले कार्यकर्ता के साथ फोटो खिंचाना बहुत आसान है। कोई किसी के साथ फोटो खिंचा सकता है, कोई किसी के साथ बैठ सकता है, उठ सकता है। हम अभी 5 लोग स्क्रीन में हैं, हमारी भी फोटो कभी जारी हो सकती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो आरोपी है, जो कोई ऐसा कृत्य करता है जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ रहा है, जो कदाचरण की श्रेणी में आ रहा है, तो वो आरोपी है ना, उसके संबंध तो सामान्य रूप से किसी से भी हो सकते हैं। लेकिन जांच का दायरा विस्तृत होगा, जिससे जिससे संपर्क संबंध होंगे निश्चित रूप से सारे विषयों की जांच होगी। मैंने कहा न्याय प्रणाली पर विश्वास करना पड़ेगा। भारत का संविधान हमें क्या कहता है? संविधान है, सबके लिए एक समान विधान है। तो न्याय प्रणाली की जो है उस पर हमको विश्वास करें, न्याय होता है इस पर विश्वास करें। और न्याय जो है बिल्कुल दूध का दूध पानी की तरह होना चाहिए। और इसीलिए लगातार भाजपा की जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, सुशासन वाली सरकार है, वो लगातार इस प्रकार के कार्यवाही की ओर आगे बढ़ रही है। हम कहीं पर हाथ रोकने वाला काम ही नहीं कर रहे हैं। जो दोषी है उन दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उनका जो उचित स्थान है, चाहे अगर वो पाक साफ है तो घर में रहे, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहे। हो सकता है कईयों की बारात निकले और जेल तक जाए। एक की निकली है तो पूरे छत्तीसगढ़ में तहलका मचा रहे हैं। अरे आज फिर न्यायालय ने उनको बढ़ा दिया, न्यायालय ने 7 दिन की रिमांड दे दी, तो एक जेल गया है। कितनी हड़कंप है कांग्रेस में, अभी तो बहुत सारे नंबर आने के हैं धीरे धीरे। अरे जो किए उसको भोगोगे ना भाई, जो करके छत्तीसगढ़ की जनता को लूट करके गया उसको भुगतेगा कौन? इसमें डराने उस तरह की कोई बात नहीं है। अब ईडी के विषय में कहते हैं 9000 पन्ने की चार्जशीट पेश की है ईडी ने। ईडी का काम है, वो सब जानते हैं, बाबुलाल भैया वरिष्ठ हैं, आप भी वरिष्ठ हैं, जानते हैं कि ईडी का क्या काम है, कि मनी लॉन्ड्रिंग है उसकी जांच करना। फिर आईपीसी सीआरपीसी के अंतर्गत उसमें मामले चलते हैं, सीबीआई भी आती है, उसी के अंतर्गत आती है। फिर आगे जाकर के कि भैया और मान लो कोई विस्तृत दायरा है तो वहां जाकर के काम करें, तो कोई बचेगा नहीं। ये मैं स्पष्ट रूप से आज कहना चाहता हूं। चलिए, कुछ धाराएं बदल गई हैं आईपीसी सीआरपीसी की, कुछ उनको भी याद रख ले। लेकिन आप डरा रहे हैं बार बार सत्य प्रकाश जी को, कांग्रेसियों को आप डरा रहे हैं एक तरह से। सत्य प्रकाश जी आपको डरा रहे हैं जी पाठी जी। हम कानून से डरना चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी का इतिहास तो रहेगा, अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन लोगों से क्या डरेंगे। देखिए, एक बात पाठी जी मेरे को बहुत हास्यास्पद भी लगती है, बीजेपी प्रवक्ताओं पे थोड़ा सा मेरे को दया भी आती है
ये वही लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे ट्वीट वायरल किए थे, फेसबुक पे वायरल किए थे कि इन पे दया मत करिए, इन पे दया मत करिए, आपकी सत्ता छीन लेंगे और आप अभी दया कर रहे हैं। इन पे दया मत करिए, सत्ता छीन ली फिर भी दया कर रहे हैं आप। मैं वही बोलूं ना कि मैं वही बोल रहा हूं कि नहीं, मैं बता रहा हूं कि किस हिसाब से जा रहे हैं, कि इनको किस हिसाब से बचाव करना पड़ रहा है। कि इनके वो मालिक जो वॉर रुकवा देते थे, आज वो ऐप नहीं रुकवा पा रहे हैं। क्या मतलब दिखता है ना कि आप कहां से क्या क्या कर रहे हैं और किसी ऐप को चलाने के लिए कहां से फंडिंग आ रही है, वो जनता देख रही है। और देखिए बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने सही बोला, केंद्र सरकार इसको कर सकती है तो क्यों नहीं कर रही है? संरक्षण मिल रहा है, आप जीएसटी और वो सब तो ले ही रहे हैं, व्हाइट मनी भी ले रहे हैं, मगर ब्लैक मनी भी कहां से ले रहे हैं वो दिखता है, क्योंकि अभी तक नहीं रुकवा पा रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूं। देखिए, और ये बात कर रहे हैं, और दूसरी बात ये बात कर रहे हैं, अजय पाटिल जी ने बोला है कि ईडी, आईटी, सीबीआई 2014 के बाद एक रिपोर्ट आई थी कि ईडी, आईटी, सीबीआई का कन्विक्शन रेट 1%। सुनील जी सुन लीजिए, 95% ज्यादा मामले विपक्ष के नेताओं पे है। जी त्रिपाठी जी, मैं वही बोला, 2014 के बाद से एक रिपोर्ट आई थी कि ईडी, आईटी, सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है 1% से भी कम है, और उसमें 95% मामले विपक्षी नेताओं पे हैं। तो ऐसा क्यों है? ये दिखता है ना। आप छगन भुजबल देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा देख लिया, आप वो छोड़ दीजिए, आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, चिंतामणि महाराज, चुनाव से पहले उनके नाम रहता है एफआईआर में, जैसे वो इनके यहाँ जाते हैं वो गायब हो जाता है, तो जो इनके यहाँ रहे तो पाक साफ हो जाता है। ये तो 2014 के बाद से चलता रहा है। छगन भुजबल जी की तो फाइल गायब हो जाती है, लिख देते हैं कि भाई कोर्ट में दे देते हैं, हमारे पास फाइल ही है, चोरी हो गई है। तो इस तरह के चल रहा 2014 के बाद मामला। तो इसलिए बोला विपक्ष के जो नेता रहेंगे उसकी आवाज दबाई जाएगी, उसकी आवाज कहने को कुछ ले जाएगी, संविधान को दबाया जाएगा। वो कहते हैं कि विपक्ष के नाते हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे, सड़क से लेकर सदन तक। ये बात कर रहे हैं, हम हर उसकी आवाज उठाएंगे, इनको सुनना पड़ेगा। और अभी बोल रहे हैं, बहुत ही एकदम दमदारी से बोलो, आप जांच कराइए, एफबीआई को बुला लीजिए हो सके तो, सीबीआई छोड़िए, मगर आपको निष्पक्ष जांच करनी पड़ेगी। जो नाम मैंने बताए हैं उन सबकी भी जांच कराइए। ईडी ने गाड़ी जब्ती की, आज तक क्यों नहीं पूछता जो उससे जिसकी गाड़ी उसके नाम, सीबीआई कर लेगी, एक बार भी पूछताछ भी नहीं हुई। तो ये दिखता है ना कि आप करना क्या चाहते हैं। सीबीआई कर लेगी। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी बाबूलाल जी आपका इस पूरे मुद्दे पे, हमारा समय समाप्त हो रहा। देखिए, जो है सट्टा कहा जाता था इसको पहले, अब ये महादेव ऐप के नाम से है। सट्टा अगर है तो जुआ ऐप के सिवाय इसमें कोई कानून नहीं, मेरी जानकारी के अनुसार जी। और अगर ये मनी का मामला माना जाता है, क्योंकि करोड़ों के खेल है ये जी। और एक मामूली जूस बेचने वाला आज 1100 करोड़ का मालिक है। इस कारण से तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग का केस अगर मानते हैं तो ईडी ने जांच की है, उसके क्या रिपोर्ट्स हैं वो सब पाते हैं। और निश्चित रूप से ये अगर पॉलिटिकल इसमें रंग देने का प्रयास किया जाएगा तो निश्चित रूप से इसका भी वही हश्र होगा। डाइवर्ट अगर करने का प्रयास किया जाएगा, इसकी मूल बात को समाप्त करके पॉलिटिकली रूप से इसको डाइवर्ट किया जाएगा, तो इसका भी वही हश्र होगा जो अन्य मामलों का हुआ है। कभी इसका असलियत सामने नहीं आ पाएगी जी। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी आपका, सरप्रकाश जी आपका, सुनील जी आपका, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की महादेव ऐप के महाघोटाले की। हालांकि घोटाला क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर चर्चा तो नहीं हुई, मगर इस महाघोटाले पर राजनीति जरूर हो रही है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी जिस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरती रही है वही उनके लिए गले का फांस बन गई है, जबकि बीजेपी का मानना है कि सीबीआई से जांच कराने पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो हमने बात की छत्तीसगढ़ की। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर पसंद की पेंशन पर चर्चा होगी। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपनी विवादित पेंशन योजना का खाका बदल दिया है। इस मॉडिफाइड योजना को यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम दिया गया है। यह स्कीम कर्मचारियों की पसंद वाली ओल्ड पेंशन स्कीम और सरकार की पसंद वाली न्यू पेंशन स्कीम के बीच चल रहे विवाद को खत्म करने का रास्ता माना जा रहा है। इस पेंशन स्कीम में वे कई प्रावधान शामिल किए गए हैं जिनकी मांग कर्मचारी संगठन करते आ रहे हैं और जिनकी वजह से ओल्ड पेंशन स्कीम आज भी सबकी पहली पसंद बनी है। विपक्ष सरकार के इस फैसले को भले यू टर्न बता रहा है, लेकिन सरकार ने इस निर्णय से स्पष्ट कर दिया है कि वह ओल्ड पेंशन स्कीम फिर लागू करने की मांग पर नहीं झुकेगी। महाराष्ट्र सरकार ने तो इसे अपने यहां लागू करने का फैसला भी कर लिया है। मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में इसके जस का तस लागू होने की उम्मीद की जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे अपनी
खास पेशकश पसंद की पेंशन में। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट। एमपी में लागू हो पाएगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूपीएस में कितने सुरक्षित है कर्मचारियों के हित। ओल्ड पेंशन स्कीम अब हुई ओल्ड दिनों की बात। योजना का ऐलान हो तभी कर्मचारी देंगे विकल्प। एनपीएस पर यूटर्न साबित नहीं होने देगी सरकार। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए लागू की गई न्यू पेंशन स्कीम को लेकर बढ़ते विवाद को सुलझाने के लिए अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की है। कर्मचारी संगठन ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग पर अड़े हैं, लेकिन केंद्र सरकार उस पर झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए कर्मचारियों की अधिकांश मांगों को शामिल करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है। केंद्र ने यह गेंद राज्यों के पाले में डाली है। अब राज्य को अपनी सहूलियत के अनुसार ही फैसला करना है कि किस पेंशन योजना को अपने यहाँ पर लागू करते हैं। तीनों पेंशन योजनाएं बनाए रखने का विकल्प उनके पास रहेगा। कर्मचारियों को अपनी पसंद का विकल्प तय करना होगा। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार होने के चलते केंद्र के फैसले को जस की तस लागू करने की उम्मीद की जा रही है। सत्तारूढ़ पार्टी का दावा है कि कर्मचारियों का हित और उनकी खुद सरकार के लिए सबसे ऊपर है। मध्य प्रदेश में शीघ्र ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। कांग्रेस के नेता संवेदनशील विषयों पर राजनीति करते हैं। अधिकारी कर्मचारियों के हित में जो भी कदम उठाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ही उठाती है और आगे भी इस तरह के कदम उठाए जाएंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम मूल रूप से एनपीएस और ओपीएस के बीच का रास्ता है। राज्य सरकार इसे लागू करने का मन बनाती है तो उसे कर्मचारियों की सहमति बनानी होगी ताकि अब विवाद ना हो। हालांकि प्रारंभिक तौर पर यह स्कीम पसंद की जा रही है, इसलिए विपक्ष भी इसे पेंशन योजना को लेकर चल रही विवाद में अपनी जीत मान रहा है। तभी तो वह इसे सरकार का यू टर्न बता रहा है। वो जो संतवान सिंह को उन्होंने पसंद कर दिया कि 5 साल सेवा मान लेंगे, 5 साल से मान लेंगे, यू निकाल के एवरेज दे दिया और 25-30 हज़ार रुपये आता है, जो कि सही नहीं है। वही केंद्र सरकार ने सिर्फ लोगों को, कर्मचारियों को झुंझुना दिखाया है और गुमराह करने की कोशिश की। एनपीएस आधुनिक पेंशन योजना है जिसे रिटायरमेंट के बाद के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन कुछ खामियों के चलते कर्मचारियों के बड़े तबके को यह पसंद नहीं आई। इसलिए अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की गई है। इस पर कर्मचारी वर्ग कितना भरोसा करता है यह तो मध्य प्रदेश में योजना लागू होने और उसके नियम बनने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इससे यह तय हो गया है कि सरकार अब ओल्ड पेंशन स्कीम फिर लागू नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान बीजेपी के पूर्व विधायक हैं राम डांगोरे जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी हैं, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह जी हैं और हमारे साथ एक बार फिर स्वराज एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव जितेंद्र जी, आपसे ही सवाल, ये नई स्कीम जो यूपीएस ला रही है केंद्र सरकार, महाराष्ट्र में लागू भी होगी, मध्य प्रदेश में, तो इससे जो आप लोगों की लंबे समय से मांग थी ओपीएस की, ओल्ड पेंशन स्कीम की, वो भरपाई हो जाएगी क्या? आप लोग संतुष्ट हैं ये लागू होने से? देखिए, जहां राजनीति की बात होती है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने का निर्णय जो पूरा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2004 में, हाँ 2004 में मसौदा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का था जी, और उसको लागू करने का काम जो था वो मनमोहन सरकार ने किया था जी। तो मुझे ये जो इस पर जो राजनीति हो रही है, तो मैं कांग्रेस के साथियों से भी कहूंगा कि वो मसौदा आपने लागू क्यों किया जी, और आज आप बार बार ये कह रहे हो, तो मैं तो देखो दोनों पार्टियों से, कर्मचारी नेता होने के नाते दोनों पार्टियों से मैं खुश नहीं हूँ। अभी जो कर्मचारी नेता किसी भी पार्टी से कभी नहीं खुश होते, होना भी नहीं चाहिए। कर्मचारी नेता खुश हो गया तो फिर वो काहेगा नेता जी। अभी जो सरकार ने शनिवार को जो कैबिनेट में निर्णय लिया है, अभी इस निर्णय का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन हो जाता है तब जाके हम मध्य प्रदेश में उसको लागू कराने के लिए बात करेंगे त्रिपाठी जी। अभी तक का जो अनुभव रहा है हमारा मध्य प्रदेश सरकार का रहा है, जो रहा है कि सरकार मीडिया में और समाचारों में कुछ चीज बात का वो करती है और जब ऑर्डर निकलता तो उसके उलट निकलता है। तो थोड़ा सा हमारे मन में चिंता है, हमारा ऊपर से हमारा अखिल भारतीय स्तर पे भी चिंता है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता है, हम इसके बारे में न तो हम मध्य प्रदेश में अभी उसको लागू कराने की बात करेंगे, हम पहले संतुष्ट होंगे कि वाकई में ओपीएस की टक्कर का अगर ये है तो बिल्कुल इस निर्णय का हम स्वागत करेंगे। नोटिफिकेशन के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचेंगे। अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से त्रिपाठी जी
एक वो कहावत है कि दूध की जली बिल्ली दूध भी मठा भी फूंक के पीती है जी। अभी आपके सामने जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि 6वां वेतन हम जस का तस देंगे। आप भी लंबे समय से कर्मचारी जगत को आप जी कर रहे हो, क्या जस का तस 6वां वेतनमान मिला? फिर बात आई 7वें वेतनमान की। 7वां वेतनमान आज 9 साल हो जाएंगे दिसंबर में लागू हुए। 7वें वेतनमान का आज भी जो हमारा गृह भाड़ा भत्ता था, वाहन भत्ता था, अन्य जो भत्ते थे, 9 साल पूरे होने को जा रहे हैं, सरकार ने अभी तक उस पर कोई सौगात नहीं की है। इसके बाद अभी तो आप भत्ते की बात कर रहे हैं, अभी तो हम आप जब रिटायर होंगे तब की बात कर रहे हैं। नहीं, रिटायरमेंट का मैंने बोला ना आपसे कि अभी मैं राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री होने के नाते जब तक नोटिफिकेशन हमारे सामने नहीं आ जाता है, मैंने आपसे कहा कि हमें लगा कि नहीं वाकई में कर्मचारी हित के लिए है तो हम तुरंत ही मध्य प्रदेश सरकार पे दबाव बनाएंगे। देखिए कुछ ना कुछ लगना तो होगा जितेंद्र जी, नहीं तो ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू कर देते, कुछ ना कुछ तो लगना होगा। हमारा ये कहना था कि जब आपने वो किया है तो ये यूपीएस नाम न देते हुए ओल्ड पेंशन नाम दे देते तो मेरे हिसाब से आज जितना अच्छा काम किया है ये यूपीएस करके थोड़े संशय की स्थिति पैदा कर दी है केंद्र सरकार ने। अगर आपको वाकई में आपको लगता है कि जो 1976 का 1971 का जो पेंशन नियम था उसके तहत आपने किया है तो उसमें ये नया पॉलिश करने की क्या जरूरत थी? सीधे सरकार को ओल्ड पेंशन के नाम से कैबिनेट में निर्णय पास कर देना था। तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश में, इस देश में मैं कहता हूं कि 88 लाख जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं और जो अन्य राज्यों में जैसा कि केंद्र सरकार ने किया था और अदर स्टेटों ने उसका इम्प्लीमेंट किया था, आज पूरा कर्मचारी जगत इस बात को आज देख लीजिए 2 दिन हो गए आप कोई कर्मचारी संगठन आगे नहीं आया। कहीं आप सोशल मीडिया में देख लीजिए तो कहीं ना कहीं कुछ तो पेच है। जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं हो जाता जब तक मैं बिल्कुल इसका ना स्वागत करने की स्थिति में हूँ ना मध्य प्रदेश में लागू कराने की स्थिति में। चलिए डोंगरगढ़ जी के पास चलेंगे, लेकिन विवेक जी क्या आपकी पार्टी, उन्होंने कहा कि मसौदा तैयार किया अटल जी ने, आपकी पार्टी ने लागू कर दिया। आपकी पार्टी ने मसौदा तैयार किया था अटल जी की सरकार के समय 2006 में, आपने जो किसानों के हित के लिए जो कमेटी बनी थी उसने जो मसौदा तैयार किया उसको तो लागू नहीं हुआ, लेकिन आपने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके न्यू पेंशन स्कीम को जरूर लागू कर दिया मनमोहन सरकार ने। देखिए वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है इसकी सबसे बड़ी कमी है कि संवादहीनता है। इनको कोई भी कानून किसी के लिए भी बनाना है तो चर्चा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको किसानों के लिए कोई कानून बनाना था तो आपने उनके ऊपर कानून थोप दिए, जब उसका विरोध हुआ तो यू टर्न लेते उन काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। आज कर्मचारी के हितों में जब हम बात करते हैं तो भाजपा के लोग कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। भाई कर्मचारी चाहता है अगर ओल्ड पेंशन स्कीम तो उसको क्यों नहीं दी जानी चाहिए? दे तो रहे यूपीएस। देखिए यूपीएस से कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि अभी इसमें तकनीकी रूप से जब तक कोई मसौदा तैयार नहीं हो जाता इस पर कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा। महाराष्ट्र में घोषणा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए की गई है, अभी लागू नहीं कर दी गई है। मध्य प्रदेश में भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है, किसी भी तरीके का प्रस्ताव अभी पारित नहीं हुआ है, कोई भी नया कानून बनकर तैयार नहीं हुआ है। कानून को बनने से पहले हम तो एक ही सुझाव सरकार को देना चाहते हैं कि आप संवादहीनता को खत्म कीजिए, कर्मचारी संगठनों को बुलाइए, विपक्ष के सभी नेताओं को बुलाइए और सभी से सुझाव लेके जो भी कर्मचारी हित में हो वो निर्णय आपको लेना चाहिए। परंतु भाजपा हठ धर्मिता पे उतारू होती है और भाजपा यह दिखाना चाहती है कि हम किसी के भी सामने नहीं झुकेंगे। तो उस हठ धर्मिता का नुकसान ये होता है कि कई बार जिन लोगों के लिए कानून तैयार किया जाता है उससे कानून से उनको फायदा ना होके नुकसान होता है। लंबे समय से कर्मचारी संघर्ष कर रहे थे कि ओपीएस लागू किया जाना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी ने उसके बीच में क्या रास्ता निकाला, 60 साल के रिटायरमेंट की उम्र को 62 साल कर दिया कि हम उस समस्या का निराकरण करेंगे। सरकार बदली, मुख्यमंत्री बदले, समस्या जस की तस कर्मचारियों के सामने खड़ी है। तो मैं तो सिर्फ एक ही सुझाव देना चाहूंगा कि कर्मचारियों के हित में अगर आप निर्णय लेना चाहते हैं तो कर्मचारियों से संवाद तो करिए, कर्मचारियों से सुझाव लीजिए, विपक्ष के नेताओं से संवाद कीजिए। मैं तो चाहता हूं कि विधानसभा की एक कमेटी गठित हो जिसमें दोनों ही दलों के नेताओं, सभी दलों के नेताओं को सम्मिलित करके सुझाव लेकर उसमें ऐसा नीतिगत निर्णय लिए जाना चाहिए जिससे लाखों जो कर्मचारी है उनके भविष्य को हम सुरक्षित कर सके। भविष्य की उनकी जो चिंता है उसका हम यहाँ पे ऐसा हल निकाले कि वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उनको ये ना लगे कि राजनीति की भेंट चढ़ गई उनकी स्कीम। तो कहीं ना कहीं सरकार ये संवादहीनता को खत्म करे और जल्द से जल्द कर्मचारी संगठनों के नेता और विपक्ष के नेताओं को बुलाए और बीच का समाधान का रास्ता निकाले। आप सपोर्ट में हैं? बिल्कुल सपोर्ट में। देखिए जहां
कर्मचारी हितों की बात होगी तो हम सपोर्ट करेंगे, और जहां कर्मचारियों के हितों का उल्लंघन होगा, उनके साथ में अन्याय होगा तो विरोध होगा। और विरोध ऐसा होगा कि सरकार को अपनी किसी भी स्कीम को जो कर्मचारियों के विरुद्ध होगी उसको वापस लेने के लिए मजबूर करने की जिम्मेदारी विपक्ष की है, क्योंकि जनादेश हमें जो मिला है वो सशक्त विपक्ष की जो हमारी भूमिका, हम उसको तो निभाएंगे। जो कर्मचारियों के हित में होगा वो लड़ाई तो हम लड़ेंगे उनके लिए। बिल्कुल, हम नागौर जी के पास चलते हैं, लेकिन फिर अगर बात यह है ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है तो जहां आपके सरकार है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, हिमाचल है, वहां पे भी इसको लागू करने के लिए हम मसौदा तैयार कर रहे हैं। परंतु वहां पे एक अच्छी चीज ये है कि हम कर्मचारियों से संवाद कर रहे हैं। हमने 2023 के चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी इस मसौदे को लेकर कर्मचारी नेताओं से चर्चा की थी, और निश्चित ही अगर हमारी सरकार दोबारा बनती तो हम वहां पे भी इसको लागू करते। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे कर्मचारियों के हितों के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा, और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए कोई भी नियम उनकी पसंद का। चलिए, बिल्कुल चर्चा आपने खूब की है, मसौदा खूब तैयार किया है, लागू कभी नहीं किया। डांगोर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। अभी आपने सुन लिया होगा जितेंद्र जी को। जितेंद्र जी भी कह रहे हैं कि अभी तो खैर बहुत जल्दबाजी है, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, उसको पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, और अगर वो अनुकूल होगा, ओपीएस जैसी स्कीम होगी तो ही वो संतुष्ट होंगे। जी, निश्चित रूप से हमारी जो सरकार है कर्मचारियों को सपोर्ट करने वाली सरकार है जी। कि जितना शोषण कांग्रेस के कार्यकाल में कर्मचारियों का होता है, शासकीय कर्मचारी जितने परेशान होते हैं, उतने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी नहीं हुए। उनको जो सुविधाएं देने के काम हुए वो भाजपा की सरकार में ही हुए। वो पेंशन को लेकर के कुछ विसंगतियां हो सकती है, जितेंद्र जी की बात से भी सहमत हूँ। मसौदा तैयार होगा, वे लोग आए, उसको देखे, उनको बुलाया जाएगा, उसमें कुछ कमियां होती है या उसमें कुछ सुधार करना होगा तो उनके सुझाव को बिल्कुल आमंत्रित किया जाएगा, और वो उसमें जो भी सुधार करना चाहे उसमें कर सकते हैं कि सरकार को भी नुकसान नहीं हो, कर्मचारियों को भी नुकसान नहीं हो, और कुछ ऐसा रास्ता निकले कि जिससे पेंशनर्स को उसका फायदा मिले। अभी ये जो नया यूनिफाइड वाला मामला आया है ये भी कर्मचारियों के हित में ही है। इसमें तो उल्टा सरकार के ऊपर 6,500 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए का भार जी सरकार के ऊपर ही पड़ रहा है। मतलब निश्चित रूप से कर्मचारियों के हित में ही ये निर्णय, और इसके जो पुराने वाला था उसमें ऐसा कोई भारी नहीं आ रहा है, तो कायदे से तो वही लागू कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि कर्मचारियों को जो उचित लगे वो आए, बैठे, उसमें अपने सुझाव रखे, क्योंकि मसौदा तैयार करने वाले भी शासकीय कर्मचारी है। हम लोग तो सिर्फ साइन करने के लिए कि भैया ठीक है ये मसौदा तैयार होकर के आया है। विवेक त्रिपाठी जी तो कह रहे हैं कि आप लोग संवादहीनता बना के चलते हैं, किसी कर्मचारी संगठन से बात नहीं की, विपक्ष से बात नहीं की, और ये यूपीएस स्कीम की घोषणा कर दी। देखिए, संवादहीनता जैसा कोई मामला नहीं है। अगर संवादहीनता होती तो बार बार हम सरकार में नहीं आते जी। हमारी योजनाएं हम लोग जनता तक पहुंचा रहे हैं, जनता संतुष्ट हो रही है। त्रिपाठी जी, आपको मैंने सुना है, आप मुझे भी बोल लीजिए। तो जनता अगर हमसे संतुष्ट हो रही है तो ही जीत रहे हैं ना हम। अगर संतुष्ट नहीं होती तो जीत का सवाल ही नहीं उठता। मैंने जितेंद्र जी से कहा कि अगर कोई उसमें कमी पेशी आती है तो वो हमको बताए, हम उसमें सुधार करेंगे जी। दैट्स ऑल। चलिए जितेंद्र जी, सुधार की जाएगी। अजय जी, आपको क्या लगता है, अजय त्रिपाठी जी, क्या आपको लगता है जैसे यूपीएस लागू है, अगर करना ही होता तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो था 50% जो मूल वेतन जो अंतिम समय पे रहा उसका प्लस डीए वगैरह मिला करके, अब यूपीएस का तो खैर अभी नोटिफिकेशन पूरी तरह से आया नहीं है, क्या आपको लगता है कि यूपीएस और ओपीएस बिल्कुल समान होंगे? देखिए, समान तो नहीं होंगे, नहीं तो सरकार पैसा का पैसा लागू कर देती। पर ये बात है कि उसमें बहुत सारे जो कंटेंट अभी जितना हम लोगों ने ड्राफ्ट नहीं बनाया था, लेकिन जो पढ़ा है उसके मुताबिक बहुत सारी जो एक प्राइमा फेसी ऑब्जेक्शन थे इसमें एनपीएस में, उस ऑब्जेक्शन को दूर करने की कोशिश की गई है। और सरकार, देखिए जो एक बात विवेक जी ने कही कि जिद्दीपना दिखता है सरकार पे, पर सरकार इस बात पे नहीं जाना चाहती किसी हालत में, चाहे वो किसान वाला मुद्दा है या ये मुद्दा हो। सरकार यू टर्न ले लिया हमने या बैकफुट पे चले गए, ये सरकार नहीं साबित होने जाती। तो वो रास्ता जो बीच का निकाला गया है कि जो ये है यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो लाए हैं वो यही है कि भले उसके सारे प्रावधान, सारे के सारे प्रावधान लगा देंगे, लेकिन सरकार उसमें कुछ 2-4 पॉइंट छोड़ देगी ताकि ये मैसेज न जाने पाए कि सरकार ने जस का तस कर दिया। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आपको, आप जाएंगे बैकफुट में अगर तो पिछली सरकारों का और आज की सरकार में अंतर करेंगे तो बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें सरकार ने जस का तस उसको लागू कर दिया, लेकिन 2-4 पॉइंट छोड़ देते हैं ताकि ये ना लगे कि पुराना वाला रिपीट कर दिया। तो ये मुझे लग रहा है कि अभी जितेंद्र जी जब उसको पढ़ेंगे, ड्राफ्ट आएगा, हम लोग भी पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी, लेकिन मुझे लगा फिर भी ये एनपीएस से बेहतर होगी तो शायद कर्मचारी में ज्यादा बेहतर विकल्प दे पाएंगे। जितेंद्र जी, एनपीएस से बेहतर होगी?
नहीं देखिए, हम तो मन में हमारे सामने हम लेके बैठे हैं कि बेहतर हो, क्योंकि जो एनपीएस का जो परिणाम आया है त्रिपाठी जी, आप बताइए कि मैं खुद पुरानी पेंशन के लेके मैंने मध्य प्रदेश में काफी संघर्ष किया जी। 1200-1300 अगर कोई व्यक्ति जुलाई की तनख्वाह लेता है 75,000 और वो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो जाता है और उसको अक्टूबर की सितंबर में पेंशन मिलती है 1200 रुपए, ये कहाँ तक न्याय संगत है? ये कैसे? नहीं, जो एनपीएस का जो था, एनपीएस में ऐसा ही था त्रिपाठी जी। मैं तो कर्मचारी नेता हूं, मैं आपको पूरे सबकी वेतन स्लिप भी ला दूंगा और उनकी जो क्या नाम से उनको जो पेंशन मिल रही है वो भी आपको दिखा दूंगा। 1200, 1300, 800 क्या मजाक बना रखा था एनपीएस में। ये किस उसके तहत, नियम के तहत? अब वो तो उस समय मैंने यही कहा ना कि उस समय एनपीएस आया तो एनपीएस के बारे में ये प्रचारित किया गया। अभी बात आई, हमारे साथी दोगने जी ने कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि बीजेपी इसको बैकफुट पे नहीं जाना चाहती, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूं कि आप बैकफुट पे क्यों जाते हो? आप तो ये बोलो ना कि ये तो मनमोहन सरकार ने लागू किया था, हमने इसको ठीक किया। भाई मनमोहन सरकार ने लागू किया, बीजेपी को बैकफुट पे जाने की क्या जरूरत है? डोगरे जी बैकफुट पे मत जाइए, कह दीजिए मनमोहन सरकार ने लागू किया था। नहीं, जैसा त्रिपाठी जी ने कहा कि नहीं, मैं डोगरे जी की बात नहीं कह रहा हूँ। त्रिपाठी जी ने कहा ना कि बीजेपी जो है उसको एटीजिट नहीं लागू करना चाहती। डोगरे जी ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि तो मनमोहन सरकार का निर्णय था। मेरे डोगरे जी को तो ये कहना चाहिए कि मनमोहन सरकार के निर्णय को हमने पलटा। तो देखिए, मेरा ये कहना है कि पेंशन जो है बुढ़ापे का सहारा होता है। नहीं, आपने जो ये कहा 1200-1300 पेंशन, हाँ, ये मैं आपको उदाहरण, अगली बार डिबेट कराइए, मैं आपको उदाहरण प्रस्तुत करूंगा और कर्मचारियों को भी यहीं पर बिठा के आपके सामने रखूंगा कि एनपीएस के क्या दुष्परिणाम। किसके तहत कुछ नियम होगा कि इतने परसेंट देंगे? जैसे ये एनपीएस आया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनवरी 2004 से लागू किया। हाँ। मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी 2005 से लागू किया जी। हमारे यहाँ एक स्कूल शिक्षा विभाग में दिग्विजय सिंह सरकार में शिक्षा कर्मियों की भर्ती की गई थी और बहुत सारे ऐसे भर्ती हुए थे। आज वो शिक्षा कर्मी रिटायर हो रहे हैं हमारे, जो अध्यापक संघ में जिनको शामिल कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी विडंबना हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ये है कि जैसे अध्यापकों की बात मैं करूं, उनकी वरिष्ठता 1 जुलाई 2018 से मानी गई है और अभी जो यूपीएस, जैसे एनपीएस की बात करूं तो उसमें यह था कि 60% आप जो है आपका जो कटौतरा होता है, जो 10% अंशदान आपका है और 10% जो सरकार का अंशदान कटता था वो इकट्ठा होता था। जब वो व्यक्ति रिटायर होता है तो उसका जो 60% है वो जैसे हम लोग जीपीएफ निकाल लेते हैं ऐसे उसको ड्रा कर लेता है और वो जो 40% पैसा जो कंपनी एनएसडीएल कंपनी है वो जो उनके पास रहता है तो वो उसमें उनका पेंशन बनाते हैं। उनको ये लगता है कि बंदा 60 साल 62 साल में रिटायर हुआ या 80 साल तक जिएगा तो उसके हिसाब से वो महीने का ये 1100-1200 इस तरह का दुष्परिणाम उसका था और यही कारण था कि पूरे देश में पुरानी पेंशन को लेकर एक बड़े लंबे आंदोलन हुए हैं और बड़े लंबे आंदोलनों के बाद मोदी सरकार ने उसको यूपीएस के नाम से जो लागू किया है, ये परिणाम था। अब मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बोलूं कि यूपीएस में ये कहा गया है कि 25 साल सेवा के बाद आपका जो एवरेज 1 साल का जो होगा उसका हम 50% आपका पेंशन तय करेंगे। मैं इस मध्य प्रदेश में 5,31,000 1 जनवरी 2005 के बाद आए हुए लोगों की संख्या है। उसमें से करीब 3.5 लाख हमारे अध्यापक साथी ऐसे हैं जिनकी सेवा 1 जुलाई 2018 से मानी गई है। वो अध्यापक कल परसों हर महीने 8-10 लोग रिटायर हो रहे हैं। अगर उनकी 1 जुलाई 2018 से सेवा मानी गई और यूपीएस के स्कीम के तहत उनको 25 साल की सेवा दी होगी तो उनको क्या फायदा होगा? तो हमारे सामने त्रिपाठी जी बड़ी कठिन चुनौती है। हमें 3.5 लाख अध्यापकों को उनकी यूपीएस में 25 साल सेवा अनिवार्य है। 25 साल सेवा अनिवार्य है जी यूपीएस में। हाँ, यूपीएस में तब जाकर ओल्ड पेंशन में नहीं थी। नहीं, ओल्ड पेंशन में भी 33 वर्ष तक सेवा थी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो मध्य प्रदेश में जो हमारा सबसे बड़ा तबका है अध्यापक संवर्ग, 3.5 लाख से ऊपर की उनका संख्या है, उनकी जो पूरी जो 1998 में हमारे शिक्षा कर्मी भर्ती हुए थे, 2001 में 2 में 3 में 4 में संविदा शिक्षक के रूप में उनकी भर्ती हुई थी और उनको ये कहा जाता था कि मतलब वो 500 रुपये महीने में नौकरी करते हैं। जब राज्य शिक्षा सेवा बनाया मध्य प्रदेश सरकार ने तो हम लोग बार बार सरकार से कहते थे कि आप ऐसा काम करो कि जिसमें काम भी करते हो उसके बाद से आपको सुनना भी पड़ता है। तो उनकी जो 20 साल की सेवाओं को आज सरकार ने 1 जुलाई 2018 से माना है। जब 1 जुलाई 2018 से माना है तो वो यूपीएस में भी उन लोगों को कोई फायदा नहीं होना है
तो वो विरोध तो होना है मध्य प्रदेश में, 1 जुलाई 2018 में कमलनाथ की सरकार ने मान लिया था। नहीं, शिवराज सरकार ने किया था वो, जब अध्यापकों का आंदोलन हुआ था जी। तो वो हमारी एक सबसे बड़ी मांग है हमें प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कि वो पहले उनका वो जो जिस दिन से उन्होंने, मैं आपसे पहले भी आपके मंच पे मैंने ये बात कही है कि उन लोगों ने जो 500 रुपये महीने में जो नौकरी गई, नौकरी जो सेवा दी, साल 2 साल 4 साल 5 साल, उस 500 महीने की सेवा को आपने उनके सीनियरिटी से कैसे कम कर दिया? चलिए, आपको तो उसको और उसके सीनियरिटी और 4 साल बढ़ा के देना था। पेंशन से में आपको यूपीएस से इतर मामला है ना ये? जी, ये इतर है। और अभी तो खैर पेंशन की बात करें जी, विवेक जी, लागू तो आप ही की सरकार ने किया था। देखिए, निश्चित ही आज मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की क्या स्थिति, जितेंद्र जी ने उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला। आज शिक्षक कहीं ना कहीं एक तो बहुत ज्यादा काम के बोझ से दबा हुआ है। शिक्षक को क्लास भी लेनी है, निर्वाचन की ड्यूटी भी करनी है और सरकार अन्य जगहों भी ड्यूटी पे भेजती है। वेतन 2-2, 3-3 महीने तक मिलता नहीं है। आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित अगर शासकीय कर्मचारी ओपीएस की मांग करते हैं तो हम तो सिर्फ एक ही चीज की मध्य प्रदेश की सरकार से उम्मीद करते हैं कि अपने अहंकार वाले रवैये को छोड़ दे और जो कर्मचारियों के हित में वो निर्णय ले। जब तक आप संवाद नहीं करेंगे, अब देखिए हमारे पूर्व विधायक जी बैठे तो वो मानने को ही तैयार नहीं कि कर्मचारियों को परेशानी है। मध्य प्रदेश का कर्मचारी, मैं किसी की भी विभाग की अगर आप उठाएंगे जानकारी तो निरंतर आंदोलनरत है, आंदोलन होते जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ में आपकी सरकार नहीं लागू करती, आंदोलन निरंतर जारी है और मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की स्थिति बहुत खराब है। वेतन नहीं मिल रहा है समय पे, उसके बाद में वो अपने अगर भविष्य को लेकर लड़ाई लड़ रहा है तो सरकार उसमें भी संवादहीनता अपनाई हुई है। सरकार को चाहिए कि कर्मचारी संगठनों के साथ में बैठ के उनके भविष्य का निर्णय उनके हिसाब से हो, ना कि आप अपने सहजता को देखते हुए कोई भी कानून उनके ऊपर थोप दे। तो सरकार को चाहिए, भाजपा को तो सबसे पहले केंद्र में ऐसी नीति बनानी चाहिए कि सभी प्रदेशों में वो लागू हो, चाहे उनकी सरकार हो चाहे उनकी सरकार ना हो। एक नियम पूरे देश भर में कर्मचारियों के लिए होना चाहिए जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। इसके लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। आप इससे नहीं बच सकते कि इस राज्य में मेरी सरकार नहीं है, इस राज्य में मेरी सरकार है। तो भैया आप एक ऐसा मॉड्यूल सेट कीजिए कि अन्य राज्य भी उसका अनुसरण करें। आप कर्मचारियों के हित में निर्णय लेंगे। यूपीएस का आपके सरकारें जहां है वो यूपीएस का जब तक मैं अध्ययन नहीं कर लेता तकनीकी उस पर कोई भी टिप्पणी करने से मैं यहाँ रुकूंगा, क्योंकि जब तक उसकी तकनीकी रूप से हम उसका अध्ययन कर लें तो उसकी जो कमियां, उसके जो फायदे हैं, जो अच्छी चीज है उसका स्वागत किया जाएगा और जो बुरी चीज है, जो कर्मचारी के हित में नहीं होगा, उसके खिलाफ में आंदोलन किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि हम चर्चा कर रहे हैं लाखों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ी हुई बात। तो उस विषय पे चर्चा करने के लिए कर्मचारियों के जो मांगे हैं उसको ध्यान रखना होगा और उन मांगों के अनुरूप उनके लिए कानून तैयार होना चाहिए जिसके माध्यम से उनका आगे आने वाला समय, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। चले डांगोरे जी, आप सरकार भारतीय जनता पार्टी की है मध्य प्रदेश में और आप भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि हैं, आप असेंबली में रहे, कब से लागू कर रहे हैं यूपीएस? जैसे ही मसौदा तो तैयार है जी, कर्मचारियों से संवाद स्थापित करके जो कर्मचारी संगठन जितने भी है मध्य प्रदेश में उनसे बातचीत करके उनको अगर ऐसा लगता है कि इसमें ये चीज कमी है, इसमें सुधार होना चाहिए या इसमें ये विसंगति है, इसमें ये सुधार होना चाहिए, उसके बाद में हम लोग भी लागू कर देंगे। देखिए, अक्सर कर्मचारियों की संवाद नहीं हुआ है। आपने माना कि मसौदा तैयार होगा, संवाद नहीं हुआ है। करके देखो आपकी सरकारें जिन राज्यों में, विवेक जी, वहां झांक करके देखो, आप तो सोच भी नहीं रहे हो, कम से कम हम सोच तो रहे। अरे आपकी कथनी और करनी में अंतर है विधायक जी, आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आपको कर्मचारियों के वोट चाहिए, उनके भविष्य से आपको कोई चिंता नहीं है। आप भूल गए भाजपा कार्यालय के बाहर आके ये कर्मचारी, महिला कर्मचारियों ने मुंडन कराया, आपको नहीं दिखा, आपको नहीं दिखा। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना। भाजपा सरकार इतनी अहंकार में है कि उसको ये लगता है अगर किसी कानून, देखिए, अच्छा शासक वो है जो अपने निर्णय पे सही है गलत है उसका आकलन करे। इसलिए तुम सत्ता से दूर बैठे हो। अरे भैया, अरे कैसे सरकार में आ रहे हो ये भी बताने की जरूरत है क्या? महाराष्ट्र में क्या करा, चुनाव से पहले किस किस से गले मिल लिए, कल तक भ्रष्टाचारी थे, आज सरकार बनाने के लिए उनको अपने दल में शामिल कर लिया। ये मत बताइए सरकार कैसे बन रही है, किसके इशारे पे बन रही है, किसके माध्यम से बन रही है, जनता बहुत अच्छे से देख रही है। अरे मत बताइए, कर्मचारियों के हित में बात करने के लिए बुलाया, कर्मचारियों के हित में बात करिए भाई साहब, इधर उधर की बात मत करिए। सरकार आपकी है, कब मसौदा तैयार करेंगे, चर्चा करते रहेंगे, एक एक करके जी जी डांगोर जी।
ये जो इनके बनाए हुए नियम है, कर्मचारी अभी भी जेल में त्रिपाठी जी। आपकी 20 साल से सरकार है, अभी भी हमारे नियम से, भैया हमारे नियम से। अरे भैया कभी तो जिम्मेदारी लीजिए। राज्यों में जाकर सरकार चलाना और मुंह चलाने में अंतर होता है। सरकार बना तो लिए, चल नहीं रही है। अरे भैया चल क्या रही है फिर? कर्मचारियों का ध्यान रखती है। विवेक जी, चल क्या रही हो रहा है? शासकीय कर्मचारी भाजपा कार्यालय में आके महिला कर्मचारी मुंडन करा रही हैं, बच्चों के साथ आ रही है, आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, आप जेल में ठूस रहे हैं, ऐसे आपकी सरकार चल रही है। चलिए एक एक करके हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। प्रवक्ता आता है, उसको बोलने नहीं देते हैं। आप बोलिए ना, आप बोलिए ना जी। आप 20 साल पुरानी सरकार पे ठीकरा फोड़ने से तो सही नहीं है ना। अरे भैया पड़ोसी सरकार विवेक जी उनकी भी बात आने दीजिए। हालत करके रखी तुमने। जी डांगोर जी, खैर जल्दी ही लागू करवा देंगे आप, मैं मानता हूँ। चलते कर्मचारी समन्वय स्थापित करके कर्मचारी संगठन संतुष्ट है, जो कर्मचारियों के प्रतिनिधि है वो बताएंगे तो उसको तत्काल लागू कर देंगे, इसमें देरी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जी अजय जी, नहीं, मुझे लग रहा है कि इसमें मध्य प्रदेश में लागू होगा, क्योंकि देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लागू करना। हमें लगता है कि सारी भारतीय जनता पार्टी जहां राज्य में सरकार है सब जगह सब लागू करेंगे, और चूंकि ओल्ड पेंशन स्कीम को नहीं लागू करना ये फाइनल हो गया है, तो इसलिए इस पेंशन स्कीम में वो जो वो है एनपीएस, दोनों में विकल्प दिया गया है कर्मचारियों को, दोनों में किसी में रह सकते हैं। तो मुझे लगा सरकार के पास एक अच्छा मौका होगा, और सरकार चाहेगी कि विकल्प के आधार पर अगर कर्मचारी इसमें आना चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं, जो एनपीएस में पहले से हैं वो भी यूपीएस में आ सकते हैं, ये सारे विकल्प हैं। तो मुझे लग रहा है कि मध्य सरकार इसमें बहुत जल्दी फैसला लेगी, और मध्य क्या भाजपा शासित सभी राज्यों में इसको जल्दी लागू किया जाएगा, ऐसा हमको उम्मीद है। चलो, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद डांगोरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, जितेंद्र जी आपका, और अजय जी आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने बात की पसंद की पेंशन की। दरअसल अटल सरकार के द्वारा न्यू पेंशन स्कीम लागू करने के साथ ही कर्मचारियों में खासा रोष रहा है, जिसको खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने यूपीएस लाने की घोषणा की है। हालांकि इस स्कीम के बारे में अभी भी बहुत सारे पेच उलझे हुए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस स्कीम को लागू करने पर एनपीएस को खत्म करने के लिए आंदोलन कर रहे कर्मचारी संगठन नरम जरूर पड़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।